प्यारे बच्चों, नमस्कार और आदरणीय दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संज्ञा। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा का एक अलग स्थान होता है, तो आइए हम आपको आज संज्ञा के बारे में जानकारी देंगे। संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो प्राथमिक विभाग से और उच्च कक्षाओं तक काम आता है। इसलिए आइए आज आपको संज्ञा के बारे में हम एक विस्तृत जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं और अपने आदर्श शिक्षण चैनल के द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए पढ़ते हैं संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखेंगे कि संज्ञा क्या होती है। परिभाषा में क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी बच्चों को परिभाषा याद रखनी है। किसी व्यक्ति, वस्तु एवं प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये है परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, हिमालय, मेज, मकान, ईमानदारी, फूल आदि, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। और संज्ञा के भेद इसके बाद हम पढ़ेंगे। संज्ञा के भेद, संज्ञा के हिंदी में कुल 3 भेद होते हैं। कुल 3 भेद को हम पढ़ते हैं विशेष रूप से। और पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के नाम का बोध होता है, किसी के नाम का, चाहे वो प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो, ठीक है, तो नाम का बोध होगा, मतलब नाम लिया जाएगा उस जगह का, उस प्राणी का, उस वस्तु का, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे राम, हिमालय, गंगा, दिल्ली, अमर उजाला, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये व्यक्ति नहीं है लेकिन नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा के नियम के अंतर्गत यदि नाम होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा होता है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति का बोध कराते हैं। यहाँ पे जाति का मतलब कास्ट से नहीं है। जाति का वर्ग यहाँ पर कैटेगरी से है, वर्ग से है। तो जाति का बोध कराते हैं, मतलब कि उनकी एक विशेष एक कैटेगरी है, वर्ग है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, फूल, छाता, कुर्सी, शहर, नदी, डाकिया, ये सारे शब्द जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा या भाव आदि का बोध कराते हैं, वे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा किसी गुण, दशा एवं भाव का बोध होता है। बोध होता है मतलब पता चलता है उनके बारे में, तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, लघुता, ईमानदारी, सच्चाई, सुंदरता आदि। तो ये है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये हिंदी में संज्ञा के 3 भेद हो गए। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो इसके बाद बच्चों और आपको एक अन्य जानकारी देंगे कि इसके अतिरिक्त 2 भेद और होते हैं। 2 भेद और होते हैं, उनके बारे में आइए हम चर्चा करेंगे। पहला होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है। जैसे एक कोई नाम होगा, उसके अंदर पूरा एक समूह समाया हुआ होगा, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे प्राणी होंगे, बहुत सारे वस्तुएं हो सकती हैं, तो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे सेना, कक्षा, मंडली, सभा आदि, ठीक है। सेना का नाम सेना है, लेकिन सेना किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती। सेना के अंतर्गत बहुत से सैनिक आते हैं, तभी वो सेना बनती है। तो इसलिए हम इसे समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं।
दूसरा है कक्षा। कक्षा जिसमें आप पढ़ते हैं। तो कक्षा का मतलब क्या है? किसी एक बच्चे से कक्षा बन जाती है? नहीं, कक्षा में बहुत से बच्चे होते हैं, तो वो बहुत सारे बच्चे मिलकर के एक समूह बनाते हैं और उस समूह को कक्षा कहते हैं। फिर ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसके बाद मंडली। मंडली होती है। मंडली क्या होती है कि बहुत सारे कई लोगों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जो गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं। मंदिरों में आपने देखा होगा, आपकी गलियों में भी कई बार गाने बजाने वाले साधु महात्मा निकलते हैं, हारमोनियम ढोलक लेकर के भगवान के भजन गाते हैं, तो उन्हें मंडली कहते हैं। तो मंडली भी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, उसमें भी कई व्यक्तियों का एक समूह होता है, तो उसे मंडली का नाम दिया जाता है। तो इसके बाद है सभा। सभा में तो बहुत सारे लोग होते हैं, 50, 100, 200, हजारों, ठीक है। तो उस सभा में बहुत अधिक लोग होते हैं और उसको हम सभा नाम देते हैं। तो सभा को हम जानते हैं कि ये समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्य क्या होता है बच्चों? लिक्विड, जिसमें नापतोल होती है, ठीक है, मापा जाता है जिसको, तो उसे हम द्रव्य कहते हैं, जो लिक्विड होता है, तरल। और ठोस भी होते हैं, लेकिन उन्हें दोनों को हम मिलाकर के द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो ये क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी ठोस तरल पदार्थ का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ठोस या तरल पदार्थ का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे गेहूं, लोहा, सोना, पत्थर, तेल, दूध, जल आदि। ये सारे शब्द जो हैं, ये सब क्या है? ये या तो ठोस है, सॉलिड है, या फिर ये लिक्विड है, तरल है या ठोस है। तो फिर या तो इनको नापा तोला जा सकता है या फिर इनको गिना जा सकता है। तो हम इन्हें कहते हैं कि ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जाने जाएंगे। तो इसके बाद बच्चों, अब हम आपको कुछ अभ्यास प्रश्न देंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन लेकर के तैयार बैठिए, क्योंकि आपकी कक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उस पैटर्न पर मैं आदर्श प्रश्न तैयार करके और आपको अभ्यास के लिए दे रहा हूं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखकर अभ्यास करेंगे। बच्चों, ये मैंने आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न तैयार करे हैं, जो आपको संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी देंगे और आप सुनिश्चित कर सकेंगे कि आपने इस टॉपिक में कितना सीखा है। तो पहले देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के संज्ञा भेद बताइए। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं, इनमें रेखांकित यानी अंडरलाइन किया हुआ शब्द है। आपको वो शब्द अपनी कॉपी में लिखना है और बताना है कि ये शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। मैंने आपको परिभाषाएं पढ़ाई थी, समझाया था, उसी आधार पे आपका एक छोटा सा ये परीक्षण है और आप सभी बच्चे स्व परीक्षण करेंगे, अर्थात अपना सेल्फ टेस्ट करेंगे कि आपने कितना सीखा है। उसी के लिए मैंने ये एक छोटा सा टेस्ट रखा आपके लिए। पहला वाक्य है, गंगा हिमालय से निकलती है। इसमें गंगा पर नीचे रेखा खींची हुई है। आपको गंगा का शब्द बताना है कि ये किस प्रकार की संज्ञा है। दूसरे वाक्य में सीमा एक गीत गाती है, तो इसमें सीमा पर रेखा खींची हुई है और गीत पर आपको इन दोनों शब्दों का भेद बताना है कि ये कौन से प्रकार की संज्ञा है। तीसरे वाक्य में पुस्तक मेज पर रखी है, तो यहाँ पर मेज पर रेखा खींची हुई है, आपको मेज का रूप बताना है कि ये कौन से प्रकार की संज्ञा है। अगले वाक्य में मुझे एक छाता चाहिए, तो इसमें छाता पर अंडरलाइन है, रेखा खींची हुई है, तो आपको बताना है कि छाता शब्द कौन से प्रकार की संज्ञा है। अगला है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो इसमें ईमानदारी पर हमने रेखा खींची है और आपको बताना है कि ईमानदारी कौन से प्रकार की संज्ञा है। अगला है, बच्चे कक्षा में बैठे हैं, तो कक्षा पर हमने रेखा खींची है और आपको बताना है कि कक्षा कौन से प्रकार की संज्ञा है। इसके बाद मेरा घर नदी के किनारे पर है, तो इसमें आपको बताना है, घर पर रेखा खींची है और नदी पर, तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार की दोनों संज्ञाएं हैं। इसके बाद
हम चलते हैं आगे। मैंने एक और प्रश्न तैयार किया है आपके लिए। इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। आपकी पुस्तकों में भाषा अध्ययन दिया होता है, उस भाषा अध्ययन में बहुत सारे प्रश्न जो हैं ग्रामर संज्ञा के ऊपर बनाए जाते हैं और वो लगभग इसी तरह के होते हैं। सभी बच्चे यदि मेरे इस पढ़ाए हुए टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपने भाषा अध्ययन के उन प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न हमने दिया है, निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जातिवाचक शब्द हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर और भाववाचक के लिए हमने रिक्त स्थान बनाया हुआ है, डॉट डॉट किया है। आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखना है कि इनके भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। विद्वान पहला शब्द है, दूसरा है गुरु, तीसरा है जवान, चौथा है बच्चा, पांचवा है लड़का, छठा है बूढ़ा और सातवां है मनुष्य और आठवां है मित्र। इन सभी शब्दों के आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे और फिर हम समझ जाएंगे कि आपने बहुत अच्छा इस टॉपिक को सीखा है, संज्ञा को अच्छे से आप समझ पाए हैं। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आप सब अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चों, ये एक तीसरा प्रश्न है और इसके अंतर्गत हमने कुछ और विविधता लाई है इस प्रश्न में। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके पेपर में आते हैं, शब्द लिखे होते हैं और आपको उनको बताना पड़ता है कि ये कौन से प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए, इसका प्रारूप इस तरह से आता है पेपर में। निम्नलिखित शब्दों को पहचान कर बताइए कि वे किस प्रकार की संज्ञा हैं। नीचे बहुत सारे शब्द लिखे होंगे और आपको पहचान करके अलग अलग उनका वर्ग बनाना है और लिखना है कि ये कौन कौन सी प्रकार की संज्ञा हैं। तो मैंने उत्तर के लिए आपको थोड़ा सहायता की है। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। आपको बताना है जापान, सागर, दिल्ली, रामायण, बचपन, शिक्षक, बुराई, लिखावट, ताजमहल, विद्यालय, सुंदरता। तो इतने सारे शब्द हैं, ये अलग अलग प्रकार की संज्ञाओं से बने हुए हैं, अलग अलग संज्ञाएं हैं। तो आपको सबसे पहले तो बताना होगा कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से शब्द हैं, उनको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर जातिवाचक संज्ञा इनमें देखेंगे कौन सी है, उनको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे भाववाचक संज्ञा, इनमें से कौन से शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा हैं, वो आपको यहाँ पे लिखेंगे। तो फिर आप चेक करेंगे और हमारे उत्तर से मिलान करेंगे। अगर सही मिलता है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। और इसी के साथ संज्ञा का ये कालांश यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और आप काफ़ी सीखेंगे और तैयार करेंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे अपनी कॉपियों में। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।